हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में दोस्तों आज की हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एलर्जी क्या है, इसके कारण लिखिए। तो देखिए एलर्जी पेपर में कई बार पूछी जाती है। देखिए एलर्जी क्या होती है, जब हमारे शरीर में कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है। देखिए हमारी बॉडी में जब कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है, यानी पहले से ही बॉडी में जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया, यानी उस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है जो प्रवेश करेगा बॉडी में। तो देखिए जब हमारे शरीर में कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करते हैं जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता विकास हो गया है, तब अचानक से क्या होता है, तीव्रता से हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है। देखिए जब कोई हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक या उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अचानक तीव्रता से हमारे शरीर में क्या होने लगता है, उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है जो पूरे शरीर में शोथ, जलन, खुजली या दाने के रूप में दिखाई देती है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को एक साथ क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से एलर्जी क्या होती है, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश कर गया है जिसके प्रति यानी जिसके लिए पहले से ही हमारे बॉडी में प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास हो चुका है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से तीव्रता के साथ हमारी बॉडी में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो है होने लगती है। अब जब हमारे बॉडी में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है तो यह प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो होती है यह जलन, खुजली या दाने के रूप में व्यक्त होती है या दिखाई देती है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को एक साथ ही क्या कहा जाता है, एलर्जी कहा जाता है। तो इस प्रकार अतः हम ये कह सकते हैं कि एलर्जी जो है हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक या उच्च प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक होती है। वहीं यदि हम एलर्जी की बात करें तो देखिए यह धूल तथा पराग कणों, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधनों तथा विभिन्न प्रकार के रसायनों यानी केमिकल्स तथा रोग कारकों के कारण एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से एलर्जी होती क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर या हमारे बॉडी में कोई ऐसा पदार्थ प्रवेश करता है जिसके लिए पहले से ही बॉडी में उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई बाह्य माध्यम से या जब कोई पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है जो कि पूरे शरीर में शोथ, जलन, खुजली या दाने के रूप में व्यक्त होती है या दिखाई देती है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अतः एलर्जी ये भी व्यक्त करती है कि एलर्जी हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता का प्रतीक है। ये व्यक्त करती है कि हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता व्याप्त हो चुकी है। वहीं यदि हम बात करें एलर्जी के कारण की, यानी एलर्जी किसके कारण से हो सकती है, तो देखिए सबसे पहले तो धूल के कण जो होते हैं और इसके अलावा पराग कण जो होते हैं यानी पोलन ग्रेन्स तथा सौंदर्य प्रसाधनों, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के केमिकल्स या रसायनों तथा रोग कारकों के कारण एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से एलर्जी होती है, क्या होती है, हमारे बॉडी में या शरीर में कोई ऐसे पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जिसके लिए पहले से ही उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता का बॉडी में विकास हो चुका होता है। ऐसे में क्या होता है कि शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता होने लगती है जिसके कारण से क्या होने लगती है, शरीर में खुजली या दाने के रूप में या हम कह सकते हैं जलन के रूप में दिखाई देने लगती है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को एक साथ क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, टी कोशिका एवं बी कोशिका क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक में सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए टी कोशिका एवं बी कोशिका, ये दोनों कोशिका इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोशिका सबसे पहली बात पाई कहां जाती है, डब्ल्यूबीसी में। और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, वीर सिपाही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है बॉडी में। अब देखिए यदि टी कोशिका एवं बी कोशिका की यदि बात करें क्या होती है, तो देखिए श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो देखिए ये शरीर के प्रतिरोधात्मक या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। यानी बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है तो उसमें से जो मुख्य कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, लिम्फोसाइट ही होती है, यानी डब्ल्यूबीसी होती है। अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें तो शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है ये 2 प्रकार की होती है। यानी शरीर में जो पाई जाने वाली लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है ये 2 प्रकार से होती है।
जिन्हें हम टी कोशिका एवं जिन्हें हम देखिए बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। यानी मुख्य रूप से दो ही प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, एक तो होती है बी कोशिका और दूसरी क्या होती है, टी कोशिका। अब देखिए यदि हम बात करें ये दोनों कोशिकाएं जो होती है भ्रूणीय अवस्था में यकृत में तथा यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। यानी ये जो बी कोशिका और टी कोशिका इसका निर्माण कहां होता है, तो यदि बालक या बालिका जब भ्रूण में होती है, यदि गर्भ में होती है, तब ऐसी कंडीशन में इसका निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है। और जब ये वयस्क अवस्था में हो जाते हैं तो इनका निर्माण कहां होता है, अस्थिमज्जा में होता है। अब चूंकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थिमज्जा में ही होता है, यानी बोन मैरो में होता है। तो जब डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होगा तो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं ही तो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पहली होती है बी कोशिका और दूसरी होती है टी कोशिका। अब देखिए इनका निर्माण कहां हो गया, भ्रूणीय अवस्था में यकृत में और वयस्क अवस्था में कहां, अस्थिमज्जा या बोन मैरो में। अब देखिए यदि हम इसकी बात करें तो देखिए ये दोनों कोशिकाएं जो होती है, ये दोनों कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है उसके बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। यानी रुधिर और लसिका के साथ ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है, संचरित होती रहती है। वहीं देखिए यदि हम बात करें टी कोशिकाओं की तो देखिए जो टी कोशिकाएं होती है ये कोशिकीय प्रतिरक्षा तथा जो बी कोशिकाएं होती है ये प्रतिरक्षियों के निर्माण करने का काम करती है। अब जब बी कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देती है, ऐसे कंडीशन में कोई भी प्रतिजन जो आते हैं वो प्रतिरक्षी में आकर के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों कोशिकाएं प्रमुख इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोशिकाओं का काम क्या होता है, टी कोशिकाओं का काम होता है कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में, वहीं जो बी कोशिका होती है इसका निर्माण होता है या इसका कार्य होता है प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। तो इस प्रकार से जब प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं जिससे हमारे बॉडी की रक्षा होती है प्रतिजन से, तो इस प्रकार टी कोशिका व बी कोशिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में भी बार बार रिपीट होता है। चलिए इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। क्या है तीसरा क्वेश्चन, टीकाकरण या वैक्सीनेशन। अब तीसरा क्वेश्चन है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। तो देखिए टीकाकरण जो होता है या वैक्सीनेशन यह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा किसी भी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को पैदा किया जाता है। यानी टीकाकरण के द्वारा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा किसी भी जीव में किसी रोग विशिष्ट की, मान लीजिए कोई यदि शरीर में रोग है, उसके प्रति प्रतिरोधकता को पैदा किया जाता है। यानी वो रोग शरीर पर आक्रमण ना करे इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से टीकाकरण जो है एक ऐसा उपाय होता है जिसके द्वारा किसी भी जीव में किसी रोग विशेष के प्रति प्रतिरोधकता या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षात्मक को विकसित किया जाता है या पैदा किया जाता है। तो देखिए इस तकनीक में बेसिकली होता क्या है कि जो कमजोर रोग कारक होते हैं, कमजोर रोग कारक जीव को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। अब जब कमजोर रोग कारक को शरीर में प्रवेश करा देते हैं तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तब शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती है वो क्या होने लगती है, प्रेरित होने लगती है और प्रेरित होकर के रोग कारक के प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देती है। देखिए अब जैसे ही मान लीजिए कोई कमजोर या हम कह सकते हैं कमजोर रोग कारक जीव को शरीर में जब प्रवेश करा दिया जाता है तब ये शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र को प्रेरित करते हैं जिससे कि रोग कारक के प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण होने लगता है और ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करके रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास कर लेता है। और ऐसी कंडीशन में बॉडी में क्या हो जाता है, ये जो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है ये शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी विकसित कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब जब कोई वास्तविक रोगाणु या जीवाणु मान लीजिए शरीर के अंदर जब प्रवेश करेगा तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब ये प्रतिरक्षी जो हैं उनको नष्ट कर देते हैं। जो प्रतिरक्षी बने हैं यानी जिनके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित हुई है, तो ऐसे प्रतिरक्षी क्या करते हैं, कोई भी जब बाएं माध्यम से या हम कह सकते हैं जब कोई वास्तविक जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं ऐसी कंडीशन में ये प्रतिरक्षी उसे नष्ट कर देते हैं और रोग से जीवों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और इस प्रकार ये जीवों की रक्षा करते हैं उनके रोगों को नष्ट करके। अब देखिए यदि बात करें रोग कारक या रोगाणुओं के कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले कारक को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं यानी वैक्सीन कहते हैं। तो रोग कारक या रोगाणुओं को कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले कारक को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। वहीं इसकी जो प्रोसेस होती है या टीकाकरण, टीका लगाने की जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, टीकाकरण या वैक्सीन कहलाती है। वहीं यदि हम बात करें आजकल देखिए बच्चों को जैसे कई सारे बीमारियों जैसे पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, इसके अलावा चेचक आदि के टीके भी लगाए जाते हैं। वहीं यदि इसकी बात करें हम
टीकाकरण की, तो बेसिकली 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी ओवरऑल, यदि हम पूरे विश्व में बात करें तो। और इसका टारगेट जो है वो 2000 तक में, यानी 2000 तक में इसका जो टारगेट था वो सभी जगह पूर्ण करने का था। इसके बाद यदि हम बात करें मुख्य रूप से भारत में, तो भारत में ये 1985 के समथिंग इसकी स्टार्ट हुई थी। तो इस प्रकार से देखिए जो टीकाकरण है या वैक्सीनेशन है, ये क्या होता है, यह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा किसी भी जीव में किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित किया जाता है। और इस तकनीक में कैसे विकसित किया जाता है प्रतिरोधात्मक क्षमता को, तो जो कमजोर रोग कारक जीव होते हैं उनको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होते हैं ये प्रेरित होकर के प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देते हैं और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को भी विकसित कर देते हैं। तब क्या होता है कि कोई भी जब वास्तविक रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तब ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं और रोगों से किसी भी जीव की रक्षा करते हैं। और रोग कारक या रोगाणुओं को कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाले कारक को क्या कहते हैं, टीका या वैक्सीन कहते हैं। और इसकी जो प्रोसेस होती है लगाने की, इसको वैक्सीनेशन या हम कह सकते हैं टीकाकरण कहते हैं। और इसके कई सारे वैक्सीन आजकल अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक आदि के टीके लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि जो भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।